पर क्वेश्चन और दिखा देना वहाँ पे। क्वेश्चंस दिखा दे, तुम्हारे पास खुला नहीं हुआ क्वेश्चन? मैंने सर वो इसमें कर रखा है वीडियो पे। सेम डिवाइस पे है। ये देखो सामने क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विल हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। मोर देन 2 सॉल्यूशन का मतलब आइडेंटिटी। ठीक है तरुण? ठीक है सर। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट पढ़ोगे ना आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। क्या बोला इसने? Does there exist a real value of x for which the above equation will be an identity in A? ध्यान से पढ़ो। Does there exist a real value of x for which the above equation will be identity in A? बताओ ये वाला identity in A क्या होगा? identity in A फिर से मेरे को क्या बनाना पड़ेगा बताओ सब लोग। आइडेंटिटी इन ए बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको रीफ्रेम करना पड़ेगा बस। ये जो एक्सप्रेशन है इसको ए की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ चल रहा है एक्स स्क्वायर, इधर से कितना चल रहा है ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स, ये चल रहा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब उसने बोला है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ये बताओ। डज देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द अबव इक्वेशन विल बी इन आइडेंटिटी इन a? कुछ नहीं करना है, इसको क्वाड्रेटिक बना दो। किसका? a का। कैसे बनेगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां दे रखा है, a स्क्वायर 4 यहां दे रखा है, a स्क्वायर यहां है, तो a स्क्वायर कॉमन, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा कितना x, यहां से आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ कितना हो गया आपका a स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए एक्स स्क्वायर ये दे रखा है माइनस 3a, तो ये कितना आ जाएगा? यहां से a कॉमन निकालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सही है। x के साथ a है क्या? नहीं। कांस्टेंट में है क्या? बिल्कुल। तो माइनस 3 कॉमन निकाला, बचा क्या? a आ गया बाहर। अब बचा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के केस में माइनस 2 एक्स स्क्वायर यहां से देखो यहां कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो हमारे पास कितना बचा? माइनस का 4x बच गया, और यहां से कितना रह गया? 2 रह गया, इक्वल टू 0। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इस पूरे केस में? तो प्लीज बताओ। अगर दिक्कत नहीं है तो प्लीज बताइए ताकि हम आगे सॉल्व कर सके। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? इसने बोला ना आइडेंटिटी इन ए कैसे बन सकता है? क्या एक्स की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है जिसके लिए फंक्शन आइडेंटिटी इन ए हो जाए? तो हम बोलेंगे बेटा पहले एक्स ए की क्वाड्रेटिक बना लो, अब फिर से इसको 0 कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये 0 किया, इसको 0 करो, ये रहेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 किया, ये इसको 0 करो तो ये रहेगा आपके पास में कितना? माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा आप इसे 0 करोगे ना, कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2a, तो इमेजिनरी क्वांटिटी आ रही है, हमें चाहिए रियल क्वांटिटी। इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं सॉल्व हो सकती, हमें चाहिए सब जगह x की सेम वैल्यू आनी चाहिए थी। इसे 0 करने से x की वैल्यू आनी चाहिए थी, इसे 0 करने से और इसे 0 करने से कहीं से भी नहीं मिली। इसका मतलब देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस एक्सप्रेशन विल बिकम आइडेंटिटी इन a। बताइए क्या किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से? तो पूछिए, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 अपना सॉल्व हो गया। तो a के लिए अगर पूछेगा कि x में आइडेंटिटी अगर बनता है तो a की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? ये वाला। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2। और अगर ये बोलेगा कि x के लिए बन सकता है, ये a के लिए आइडेंटिटी बन सकता है, तो x की वैल्यू बताओ, तो कोई रियल वैल्यू ऑफ x पॉसिबल नहीं हो सकता। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछिए। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो प्लीज पूछिए। विकास समझ आया बच्चे? यस सर। मेघा समझ आया? यस सर। कोई भी डाउट है पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, डाउट पूछो आराम से। तरुण समझ आया? यस सर। एकता? तो जब भी तुम्हारे सामने कभी भी एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आएगा तो कोफिशिएंट्स को 0 बना दो बस।
ठीक है, इतना सा टास्क तुमको याद रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है अपने को, अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फटाक से लिख लो जिसके पास क्वेश्चन नहीं है। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। बताओ, एकता ये क्वेश्चन हुआ? विकास ये क्वेश्चन हुआ? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. आसान है क्वेश्चन यार, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एकता ये क्वेश्चन हुआ ना? कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करा देता हूं। तरुण तुमने ट्राई नहीं किया था? हाँ। मेघा, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से आसान है, टफ है, कैसा है? सर अभी ट्राई कर लेती हूँ। हाँ करो ना ट्राई, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से टाइम दो। ये है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि अल्फा बीटा मेरे रूट है, मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, सम ऑफ रूट कितना होता है? सम ऑफ रूट कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? Minus b by a. माइनस बी बाई ए, तो 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? C by a. सी बाई ए, तो ये आ जाएगा -3/2 और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? मुझे निकालना है किसकी वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप बताओ, एक बात ध्यान से सोच के बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिलेगा कहां? अल्फा बीटा उसके होल स्क्वायर से मिलेगा, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये पोर्शन इधर आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में? अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां पे उठा के डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बताइए, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके पास में? -3/2 उसका होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? इनटू में 2, ये कितना आ जाएगा? 9/4, ये कितना आ जाएगा? 4। तो बस यहां पे कितना आ गया आपका? 9 - 16 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा? -7/4। क्या इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी दिक्कत आई? इस जगह पे किसी को कोई भी दिक्कत आई? भाई सम ऑफ रूट हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है, वैल्यू निकालनी है मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। उसे निकाला जाएगा अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इस 2 अल्फा बीटा को इधर ले जाओ, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/2, वो डाल दिया यहाँ पे। अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2, वो डाल दिया यहाँ पे। बस सॉल्व कर लिया, -7/4। एक तो यही तो आ रहा है आंसर। लड़की क्यों बोल रही हो कि नहीं आ रहा था आंसर? समझ आया? चैट में लिख दो अगर कोई बोलना नहीं चाहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मुझे बुलाने में कोई मजा नहीं आता है। समझ आया? मेघा, हो गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ तरुण, समझ आया? हो गया बेटा तरुण? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन इसने पूछा, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसने पूछा है, सेकेंड पार्ट पूछा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कैसे लिखा जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास में? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? -3/2। अल्फा बीटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया गया, -3/2 उसका स्क्वायर
-2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 2, तो आंसर आ जाएगा 9/4 माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 चल रहा है, बस एलसीएम ही तो लेना है, जैसे ही एलसीएम लिया क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना आ जाएगा 9 - 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो -7/8 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा कहने का इतना मतलब है बेटा, सिर्फ इतना सा पार्ट मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको हल्का रिवीजन देना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ठीक है यार, आप में से काफी लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है, तो आज के लिए बस हमने इसको शुरू कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सेक्शन ए तक क्वेश्चन कल की क्लास में, जो अगली क्लास है अपनी, उसमें सेक्शन ए तक क्वेश्चंस प्लीज ट्राई करके आना। सेक्शन ए तक प्लीज 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 सब लोग ट्राई करके आना क्वेश्चंस। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इतना पोर्शन में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, क्योंकि 2 लोगों ने पीछे वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, 2 लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने क्वेश्चन कम लगाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे पूरा सॉल्व कर लेंगे, अपने पास बहुत टाइम है, आराम से सॉल्व होएगा। ठीक है, बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? मेघा, विकास, एकता, तरुण, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को, मुझसे पूछो। अगर डाउट नहीं है तो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज आवर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला हिस्सा मैं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? नो सर। बढ़िया यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाला हिस्सा देखा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाले हिस्से पे। तो मेघा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसमें हल्का सा ब्रीफ दे रहा हूं तुमको, है ना। हमने पढ़ा है एपी वाला पोर्शन, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। अब एपी क्या होता है आपने 10th में भी पढ़ा है, आपने 11th में भी पढ़ा है, हो सकता है आप भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो शुरू से एक बार देखते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, टाइप ऑफ सीक्वेंस हमने पढ़ा था, सीरीज हमने पढ़ा था, एपी प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसे मैं रिवाइज करा रहा हूं, मिनट लगेगी, 2 फॉर्मूलाज हैं। सम ऑफ एपी पढ़ा था। आज अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज और जीपी का स्टार्ट कर देंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यहां तक क्वेश्चन हमने लगाए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम करते हैं। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं बेटा, मेघा तुम ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले एपी का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे n टर्म्स दी गई हैं an, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस दैट इज A2 माइनस A1, अगर वो कोई कांस्टेंट डिफरेंस देता है d। इसी तरीके से A3 माइनस A2 वो भी d दे आपको, A4 माइनस A3 वो भी d दे आपको, A5 माइनस A4 वो भी आपको d दे। तो इस तरीके से अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम हो जाए, दैट इज कॉमन हो जाए, तो आप बोलते हो ऐसे सीक्वेंस को एपी बोलते हो। मतलब अगर आप चाहो तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं लेट करूं A1 इज इक्वल्स टू A, ये लेट कर लिया है मैंने, तो A1 इज A, सेकेंड हो जाएगा A प्लस D, थर्ड हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, और इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये टर्म्स कहलाती है एपी की टर्म्स, जहां पे ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म और डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस। ए आ गया, डी आ गया, अब फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब मेरा आपसे कहना है इसकी जनरल टर्म क्या होती है? an is equals to a plus n minus 1 times of d, ये इसकी जनरल टर्म होती है। यहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? द टर्म विच यू वांट टू कैलकुलेट, मतलब वो टर्म जो आपको कैलकुलेट करनी है वो n रिप्रेजेंट करेगा। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सम का फॉर्मूला, सम कितना होता है? Sn is n by 2
प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सम का फॉर्मूला। इसमें n क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है ये। तो जितनी टर्म्स का आपको सम कैलकुलेट करना है वो रिप्रेजेंट करता है ये n। a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस। तो Sn रिप्रेजेंट करेगा n/2 a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो ये a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस an। तो ये कितना आ जाएगा आपका Sn। क्या एकता तुमने यहां तक पढ़ा हुआ है? एकता कुछ याद आया? सॉरी मेघा, क्या तुमने यहां तक पढ़ा हुआ है? कुछ याद आया? इतना पोर्शन तुमने 11th क्लास में देखा होगा थोड़ा थोड़ा, बताओ इसमें कुछ पूछना है तुमको? मेघा, सिर्फ इतना सा पोर्शन मैंने कल पढ़ाया है जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिए थे। तो मेघा, अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए कि सर ये मैंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, कुछ डेरिवेशन पूछना है। अदरवाइज हम लोग ये nth टर्म का फॉर्मूला है और ये सम का फॉर्मूला है एपी का। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज पे। मेघा, आवाज आ रही है लड़की? यस सर, आ रही है। ये तो सर करा हुआ है। करा हुआ है, बस उतना ही सुनना था। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं यार। तो चलिए हेडिंग लिखिए सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अपने पास ये कुछ प्रॉपर्टीज है, उन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सब लोग कॉपी में हेडिंग लिखिए यार। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो यार आपके पास दिया गया है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, कितना हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो a आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो a की वैल्यू जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर a की वैल्यू तुमने जीरो कर दिया तो ये जीरो, 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 बचेगा आपके पास क्या, यहां बचेगा d, 2d, 3d, 4d, 5d, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, a की वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है, a आपका जीरो के बराबर हो सकता है। क्या d जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल। अगर a जीरो हो गया और d आपने कोई कांस्टेंट नंबर डाल दिया, मान लेते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, यहां पे डाला ये 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपने बोला कि मेरे पास जो दिया गया है यार, a की वैल्यू जो हमने चूज किया है वो 0 नहीं ले रहे हम लोग, d की वैल्यू को 0 ले रहे हैं, तो a की वैल्यू मान लेते हैं आपने 2 ले लिया, d 0 ले लिया। कुछ एग्जांपल्स है, अजम्पशंस है, उनको लेके काम चल रहा है। तो a की वैल्यू आपने 2 डाल दिया, तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 प्लस 3 इंटू 0, 2 प्लस 4 इंटू 0 और ये पूरा प्रोसेस चलेगा 2 2 2 2 2 2 2 2, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है आपका यार, एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कांस्टेंट एपी है। कांस्टेंट एपी कैसे है बेटा, अभी भी आप इसके बीच का डिफरेंस देखो, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, यहां पे डिफरेंस देखोगे 0, यहां पे डिफरेंस देखोगे 0, यहां पे डिफरेंस देखोगे 0 और यहां पे डिफरेंस देखोगे 0। 0 भी एक डिफरेंस है, वो हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं। तो क्या अभी भी एपी को रिप्रेजेंट करेगा क्या, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चाहे इक्वल टू 0 हो, आंसर तो आ रहा है ना 0 के बराबर, मतलब वैल्यूज तो मिल रही है ना, तो इसे कांस्टेंट एपी बोला जाएगा। तो आप बोलोगे सर एपी तो हमने देखा था हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो बोलोगे बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर डी आपका इक्वल टू 0 हो जाए, कॉमन हो जाए, तो कांस्टेंट भी हो सकता है। इसीलिए इसने बोला है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, दैट कैन बी 0। पॉजिटिव नंबर आएगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू भी पॉजिटिव, डी की वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव भी हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में आप देखेंगे
कि आपने कोई सीरीज बनाई होगी, उसमें हो सकता है ए की वैल्यू को उसने ले लिया हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा ले लिया, आयोटा प्लस डी की वैल्यू को 1 ले लिया, तो आयोटा प्लस 1, आयोटा प्लस 2, आयोटा प्लस 3, आयोटा प्लस 4, आयोटा प्लस 5, आयोटा प्लस, इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चल सकता है। ठीक है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। आप फटाफट या तो स्क्रीनशॉट लो या तो आप सीधा सीधा इसमें से इसको नोट कर लो, दोनों में से जो भी पॉसिबिलिटी है उसे आप यूज कर सकते हैं। डन, बढ़िया। आगे बताइए। डन, सही है। मेघा कोई दिक्कत है बच्चे? नो सर। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ठीक है, ये एपी है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो जाएगा। मतलब b माइनस ए आपका कांस्टेंट हो जाएगा d के बराबर, c माइनस ए ये भी कांस्टेंट d के बराबर। मतलब मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो मैंने बराबर कर दिया, b माइनस ए इज इक्वल्स टू c माइनस बी के बराबर है। बस आप इसको इधर भेज दीजिए, आप इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा b माइनस बी दैट इज 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी के बराबर। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि आप जो है अगर ए बी सी आपके पास एपी में है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। कुछ टाइम के बाद हम आपको बताएंगे b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। तो ये जो b है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? ये रिप्रेजेंट करेगा अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। तो ये b आपका रिप्रेजेंट करेगा अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। तो a b c आपके एपी में है, तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी दे रखा है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? a प्लस सी इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? 2b के बराबर। तो b कितना हो जाएगा? a प्लस सी बाई 2, दैट मींस अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। तो a b c मेरे पास दे रखा है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। a को रख दिया हम लोगों ने a, b को रख दिया हम लोगों ने, कितना आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू a प्लस डी के बराबर। c रख दिया हम लोगों ने a प्लस 2d। क्या हम ये बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसा भी लिख सकते हैं। उसका रीजन क्या है? a में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होगा तभी तो आपको b मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो d आना चाहिए। तो a प्लस डी माइनस ए कितना आ जाएगा आपके पास में? d। इसी तरीके से b और c आपको दे रखा है, तो c में से आप b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए मुझसे। ये इस तरीके से हम इसको 2b इज इक्वल टू a प्लस सी के तौर पे लिख सकते हैं। अच्छा, अगली चीज इसने क्या बोली है कि अगर बाई चांस मेरे पास a, b, c, d आ जाए, ठीक है, तो अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे ये जनरलाइज हो जाएगा कि a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी भी आप लिख सकते हैं। ये भी लिखा जा सकता है। कैसे? देखो बेटा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है? d। तो मैं इसको मान रहा हूं a, b को मैंने मान लिया a प्लस डी। अगर दे ऑल आर इन AP तो मैं कह सकता हूं ये हो गया a, ये हो गया a प्लस डी, ये हो गया a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, और ये हो गया a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d। ठीक है भाई, ये पहली टर्म है तो a आ गया, दूसरी उसमें एक d ऐड कर दो, तीसरी इस टर्म में एक और d ऐड कर दो, चौथी इस टर्म में एक और d ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में। अब बेटा हमने क्या बोला है? आप a प्लस डी निकाल के देखो। a प्लस डी मेरा मतलब है इस टर्म को और इस टर्म को ऐड कर दो, कितना आ रहा है आपके पास में? ये आ रहा है 2a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d। ये d और ये d सेम नहीं है, ये d की जगह कुछ भी ले सकते थे आप, e ले सकते थे यार, f ले सकते थे, वो सेम नहीं है। ठीक है, और b और c को ऐड करके देख लेते हैं, तो b प्लस c को ऐड कर लिया जाए। b कितना है? a प्लस डी, और c कितना है आपके पास में? a प्लस 2d। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3d। तो यहां से मेरे को कितना मिल रहा है? 2a प्लस 3d, और यहां से भी कितना मिल रहा है मेरे को? 2a प्लस 3d। तो दोनों ही जगह मेरे को आंसर में क्या मिल जाएगा? 2a प्लस 3d।
बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछिए। तो दोनों जगह सेम हो जाएगा, मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि यहां से a प्लस डी जो हमने किया फर्स्ट टर्म और इस टर्म को ऐड किया तो b प्लस सी के बराबर आ जाएगा अगर ये एपी में है। वैसे भी मैं बाद में एक रूल बताऊंगा आपको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो है वो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर एबीसी मेरे एपी में दे रखे हैं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और एबीसीडी अगर एपी में है तो a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी। ये इसने प्रॉपर्टी बताई है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? विकास, एकता, तरुण, मेघा, Yes, sir. समझ आया सब लोगों को? Yes, sir. मेघा, समझ आया बच्चे? नोट कर लो फटाक से सब लोग, नोट कर लो फटाक से इसको, सब लोग नोट कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से नोट कर लो इसको। बड़े आगे, विकास बड़े आगे। Yes, sir. तरुण, कोई डाउट तो नहीं है लड़के तुमको? तरुण, नो सर। चलिए भाई, 3 numbers in AP can be written as, yes। अब है यार सिलेक्शन ऑफ टर्म। अब आप यूज करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म। अब क्या होता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स यार, उस पर बात करेंगे हम लोग यार। अगर मुझे 3 numbers चूज करने हैं इन एपी, अब आप चाहते हो आप लेना ए प्लस डी, ए प्लस 2d। आप बोलोगे सर मैं ये ले सकता हूं क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल ले सकते हो आप यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कन्वीनियंट नंबर्स होते हैं वो होते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। रीजन क्या है? ये जो सिलेक्शन ऑफ टर्म है, मतलब वो बोलेगा 3 नंबर एपी में आपको दे रखे हैं यार, तो उसमें वो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 नंबर्स एपी में दे रखे हैं, सम ऑफ दीज नंबर्स आर 6 and the product of these numbers are, let's say, 98. So sum of these numbers are this and product of these numbers are anything, you can say that anything. So in that case हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि a प्लस डी या a प्लस 2d या इसमें से कौन सा कन्वीनियंट है। तो ये वाला हमेशा कन्वीनियंट होता है। कैसे? a माइनस डी, a प्लस डी, आपने सबको ऐड किया तो d से d कट जाएगा बेटा, आपके पास कितना आ जाएगा? 3a। तो इसलिए यहां से एक क्वांटिटी मेरी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं ये वाले को। लेकिन आप चाहो तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के केस में अगर 3 टर्म्स 3 नंबर एपी के हैं वो आप चूज करना चाहते हैं तो आपके पास बढ़िया पॉसिबिलिटी है। क्या? a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी आप चूज कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें 3 नंबर के सिलेक्शन में? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप ये चूज करना चाहें तो आप ये चूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, सेम प्रोसेस से अगर बाई चांस मुझे 4 टर्म सेलेक्ट करनी है, 4 नंबर्स, ठीक है, तो इन एपी अगर हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। याद रखिएगा, ये याद ही रखने की टर्म्स है, आपको सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर 4 नंबर एपी में है, आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके पास है, आप चाहो तो लिख सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो जिस बच्चे ने कभी ध्यान नहीं दिया होता, कभी किया नहीं होता इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, वो हमेशा इसे चूज करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने स्मार्ट तरीके से देखा होता है कि यार इनको सम करूंगा तो देखो 3d को उड़ा देगा, d को उड़ा देगा, तो मुझे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d इसको चूज करना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला दोनों
3 टर्म्स और 4 टर्म्स, तो 3 numbers of AP और 4 numbers of AP can be choose like this. ठीक है, अगर मुझसे 5 नंबर, अगर 5 नंबर्स को चूज करने के लिए बोला जाए, 5 numbers in AP, we have to select these 5 numbers. तो A minus 2D, A minus D, A plus D और A plus 2D, इस तरीके से इन 5 नंबर्स को सेलेक्ट किया जा सकता है. A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D, इस तरीके से इन 5 नंबर्स को चूज किया जा सकता है. बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम इस पूरे केस में आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए. अगर किसी को नहीं दिक्कत आ रही है तो आप बताइए. ये 5 नंबर चूज करने का तरीका है. आप अभी भी, मैं वही बोल रहा हूं, आप चूज कर सकते हैं A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, लेकिन ये स्मार्ट तरीका है इन्हें चूज करने का. तो यही सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है कि अगर 3 नंबर चूज करने होंगे A minus D, A plus D. अगर 4 नंबर चूज करने होंगे A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. 5 चूज करने होंगे A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. 6 चूज करने होंगे तो ये नंबर्स आएंगे. बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर नहीं तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए. फटाक से नोट कर लीजिए. जैसे ही नोट हो जाए मुझे बताइए. चलिए 4 नंबर वाला है इधर. 4 नंबर वाला क्या करूं, बताऊं? 4 नंबर इन एपी. हाँ, ये इसमें ऐसे भी लिख सकते हो A minus 2D, A minus D, फिर A plus D और A plus 2D. उसमें हल्का डिफरेंस है यार. A minus 2D, A minus D, A minus D. A plus D and A plus 2D. अगर तुम लोगे तो इन, देखो ये AP में ही है सब, तो इनका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है. A minus D minus A plus 2D. इसने इसको काटा, आंसर आ गया D. आंसर आ गया D. इसके बीच में बताओ A plus D minus A plus, तो ये कैंसिल हो गया. यहां से कितना आ गया 2D. तो सेम नहीं आया ना गैप. लेकिन अगर तुम यहां पे चूज करोगे तो यहां पे आएगा 2D, यहां पे आएगा 2D और यहां पे भी आएगा 2D. अरुण, है ना? इसका गैप लोगे तो A minus D minus A plus D, डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं. तो A minus D minus A plus 3D, तो A से A कट जाएगा. 3D minus D कितना आ जाएगा 2D. फिर यहां पे देखो A plus D minus A plus D, तो A से A कट जाएगा, D और D 2D आ जाएगा. A plus 3D minus A minus D, तो A से A कट जाएगा, 3D minus D, ये आपके पास फिर से 2D आ जाएगा. ठीक है सर. ठीक है, तो इस वजह से इसको यहां पे इस तरीके से लिया गया. मुझे पता था इसमें आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही पूछा है आपने. यहां पे वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब 5 टर्म है. इसका भी डिफरेंस D आएगा, इसका भी डिफरेंस D, इसका भी डिफरेंस D और इसका भी डिफरेंस D. बताओ, कोई दिक्कत है किसी को भी, किसी भी तरीके से? नहीं? चलिए, नोट हो गया. आगे बढ़ते हैं. अब यार ये जो दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं. इसको ये इस तरीके से समझने की बजाय हम दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं और दूसरा जो चीज मैं अप्लाई करने जा रहा हूं वो भी बता देता हूं आपको. ठीक है, प्लस कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें कवर नहीं हुई है, उन प्रॉपर्टीज को भी मैं देख लूंगा अभी. ठीक है, तो एनी टर्म ऑफ एपी except the first is equal to half the sum of the terms which are equidistant from it. तो यार एक एपी में चूज कर रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने चूज कर लिया ये 4. ठीक है, अब इसका ये कहना है कि 4 को कैसे अचीव किया जा सकता है. तो उसका कहना है इक्विडिस्टेंट टर्म चलो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. तो 3 plus 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो देखो 8 डिवाइड बाय 2 आंसर आ जाएगा 4. फिर आप इससे 2 टर्म इधर चले जाओ, इधर भी 2 टर्म चले जाओ. 2 plus 6 डिवाइड बाय 2 करोगे 4 आ जाएगा. फिर देखो इससे 3 टर्म्स इधर चले जाओ, इससे 3 टर्म्स इधर चले जाओ. 1 plus 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहां भी 4 आ जाएगा. तो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया. तो 3 plus 5 डिवाइड बाय 2 4 आया. 2 plus 6 डिवाइड बाय 2 4 आया.
1 + 7 डिवाइड बाय 2 4 आया, तो सब जगह से आपको आंसर कितना मिल रहा है? 4 4 एंड 4। ठीक है, सब जगह से आंसर मिल रहा है सेम। तो यही ये बोल रहा है। अब आप कल को 5 के लिए करने लगोगे कि 5 को आपने चूज किया तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, 3 + 7 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, 2 + 8 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, 1 + 9 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये 10 रह गया, क्योंकि राइट साइड में तो 10 है लेकिन लेफ्ट साइड में मेरे पास कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी चीज को इसने यहां पे इसके फॉर्मेट में लिखा है। तो आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ गए मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, फटाक से इसको नोट करो और इसको पढ़ के देखो, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ए एन को इसने कुछ इस तरीके से लिखा है, n + k n - k। तो k कोई भी नंबर हो सकता है। अब k हो सकता है 1 तो दोनों तरफ 1 हो जाएगा, 2 तो दोनों तरफ 2 हो जाएगा। मतलब an आपने रखा, k की वैल्यू 1 रखी, ये आ गया, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, तो ये सारी टर्म्स इधर इधर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, इधर इन दोनों को डिवाइड कर ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से ये आ जाएगा, इधर इसको और इसको ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से ये आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करके डिवाइड करो 2 से ये आ जाएगा। तो यही सारी की सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, कोई डाउट है किसी को भी? फटाक से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया सर। नोट कर लीजिए जल्दी, बताइए। हाँ, बड़े आगे। चलिए, यहां तक हो चुका है, अगले पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, if each term of AP is increased, decreased, multiplied or divided by same non-zero number, so if each term of AP is increased, decreased, multiplied or divided by same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। तो देखो मेरे पास दे रखा है, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक AP दे रखा है यार, मान लेते दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे पास, ये मैंने एक एपी ले लिया। इसका कहना है अगर इस एपी में आप कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हैं, जैसे आपने मान लेते हैं 2 ऐड कर दिया, सारी टर्म्स में 2 ऐड करता चला जा रहा हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा आपका 3 5, ये आ जाएगा 7, ये सॉरी एक सेकंड, हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, 2 + 2 कितना आ जाएगा आपका 4, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 4 + 2 कितना आ जाएगा आपके पास में 6, 5 + 2 कितना आ जाएगा 7, 6 + 2 कितना आ जाएगा 8, 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, 8 + 2 कितना आ जाएगा 10। ठीक है,
तो ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये हम लोग 3 4 5 6 7 8 9, ये भी वापस से आपको एक एपी मिल रहा है। देखिए डिफरेंस, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा वापस से 1, 6 माइनस 5 वापस से कितना आ जाएगा 1, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1, 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 1। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हम लोग यहां से फॉलो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर ये एपी में है तो इसमें देखो, इसमें मेरा कहने का मतलब है आप क्या ऐड कर दीजिए, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी अगर किसी भी एपी में ऐड की जाएगी तो सेम क्या आएगा, एपी जनरेट करेगा। अब सेम एपी का मेरा कहने का मतलब है इससे रिजल्टेंट एक एपी आएगा। अब अगर इसके अंदर आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, मान लेते हैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 में से 2 चला गया, कितना आ जाएगा, सब में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया -1, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 7। आप इसे भी ध्यान से देखेंगे ना तो ये भी आपके पास एक एपी ही जनरेट करेगा। कैसे, 0 माइनस माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास में क्या जनरेट कर रहा है, एक एपी जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या जनरेट कर रहा है, एक एपी जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस एपी में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी एक एपी आ जाएगी, डिवाइड कर दूंगा किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से तो भी एक एपी आ जाएगी। बस जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो चाहे वो नेगेटिव क्वांटिटी हो, कुछ भी हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी आपका क्या होना चाहिए, एक एपी ही होना चाहिए। बताइए क्या यहां तक एपी होना चाहिए, मतलब एपी ही निकल के आएगा। तो बताइए अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से तो प्लीज मुझे बताइए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, पूछना है कुछ भी, कोई डाउट नहीं आ रहा है, बताओ। मेघा समझ आ रहा है बच्चे सब कुछ, कोई दिक्कत है इसमें? मेघा, यस सर। विकास समझ आ रहा है, इसमें कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है सर। हाँ, कुछ भी, एकता लिख दो चैट में। देखो कुछ भी आपके सामने एक एपी दिया गया है, उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, रिजल्टेंट सीक्वेंस आपके पास वापस से एक एपी ही आएगा। बस इतनी सी बात ये कहना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता। फटाक से इसे नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए अगला पार्ट जो है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एपीज इज ऑल्सो एन एपी। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। तो अपनी एक एपी जो है वो हम लोग चूज करके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम ये एपी लेके चल रहे हैं, 7 8 9 एंड 10। दूसरी जो एपी हम लोग लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14, ये पूरा का पूरा। तो आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं यार, सम लेते हैं। सम से जो एपी बनेगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 3 + 6 हो जाएगा 9, 4 + 8 हो जाएगा 12, 5 + 10 हो जाएगा 15, 6 + 12 हो जाएगा आपका 18, 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 14, 7 + 14 कितना आ जाएगा आपका 21, और इस तरीके से पूरा चलता जाएगा। तो देखो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 - 3 is 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, तो ये एक एपी बन गया।
तो मतलब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया वो सम कैसा आ गया, सम भी एक एपी आ गया है। ठीक है, बात करते हैं डिफरेंस की। तो एपी का डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो दो का डिफरेंस अगर बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 2, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 6, 14 में से 7 को करेंगे तो 7। आप उल्टा भी कर सकते थे, 1 में से 2 करेंगे -1, 2 में से 4 करेंगे -2, 3 में से 6 करेंगे -3, 4 में से 8 करेंगे -4, 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, 6 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -6, 7 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। इस तरीके से ये टर्म्स चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास में, एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है, सम ऑफ एपी ये रहेगा, डिफरेंस ऑफ एपी भी एक एपी निकल के आ रहा है। तो यही ये पार्ट बताना चाहता है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले पार्ट पे मूव कर सके। चलिए, हो गया यहां तक, बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी। ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे है तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। एक प्रॉपर्टी और रहती है, वो हम बात करेंगे। इसमें सर एक ही वैल्यू बतानी सर, क्या? एक ही वैल्यू बतानी है ना सर। हाँ, सम ऑफ 3 नंबर्स एपी के देयर 27, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। तो वो नंबर्स फाइंड करने दो। 3 नंबर, जल्दी ट्राई कीजिए। सर 4 9 14 4 9 14 4 9 एंड 14। बाकी लोग, मेघा, सॉल्व हुआ बच्चे?
सर हो गया। क्या आंसर आया? 4, 9 एंड 14। ए ठीक की है, वैल्यू 9 आई थी और डी की 5। ठीक है। तरुण, हुआ बच्चे? सिर्फ ए की वैल्यू निकले, तुम्हारे ए की वैल्यू निकले बस। ए की वैल्यू निकली है तो डी की निकालो ना, दूसरा दे तो रखा है। एकता हुआ? ठीक है, चलिए। तो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी 27 दे रखा है। तो मैंने बोला था जब भी 3 नंबर को चूज करने की कंडीशन और उनका सम दे रखा हो, स्पेसिफिकली जब सम दे रखा हो तो आपको ये नंबर्स चूज करने रहेंगे। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस 2, ये a प्लस डी, ये d इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितने के बराबर आ जाएगा? 27। तो 3a इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 9 आ जाएगी। ठीक है, तो a आ जाएगा 9। अब अपने को इसका स्क्वायर करना है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। तो a माइनस डी इसका स्क्वायर, उसके बाद में कितना आ जाएगा आपका? a का स्क्वायर और a प्लस डी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 293। a माइनस डी उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर एंड a प्लस डी उसका स्क्वायर इज 293। बस इसको खोल दो यार। तो यहां पे कितना बन जाएगा आपका? a स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2ad, यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहां पे कितना आ जाएगा? a स्क्वायर, यह आ जाएगा d स्क्वायर, 2ad इज 293। तो आप देखेंगे ये 2ad ने 2ad उड़ा दिया। a की वैल्यू कितनी अपने पास में निकल के आई? 9 निकल के आया था। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने कहां पे? a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज 293। तो 3 इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में? a की वैल्यू 9 है, a का स्क्वायर इज 81 प्लस 2d स्क्वायर इज 293। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 2d स्क्वायर इज 293 माइनस ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 24। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 224 कितना आ जाएगा यार? ये कितना आ जाएगा? 50। ये कैंसिल करेगा तो कितना आ जाएगा? 25। डी स्क्वायर से कितना आ जाएगा आपके पास में? डी स्क्वायर 25 के बराबर है, तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर आ गई? प्लस माइनस 5। तो अगर मैं प्लस 5 कंसीडर करता हूं और ए कंसीडर करता हूं 9, तो मेरे पास ये आ जाएगा a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। तो a इज इक्वल्स टू 9, d इज इक्वल्स टू 5। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5, 9, 9 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएगा 9। अब मैं a की वैल्यू ले रहा हूं फिर से 9 और d की वैल्यू ले रहा हूं माइनस 5। तो a माइनस माइनस 5, यहां से a की वैल्यू 9 और ये 9 प्लस की जगह माइनस 5 डाला हुआ है। तो 9 प्लस 5 ये कितना आ रहा है? 14। ये आ रहा है 9 और ये कितना आ रहा है आपके पास में? 4। यहां से जब कर रहा हूं तो आ रहा है 4, 9 एंड 14। तो आंसर्स जो 3 नंबर आएंगे वो मेरे पास 4, 9 एंड 14 आएंगे। आप बोलोगे सर ये भी तो आ रहा है 49 एंड 4, वो एक ही बात है, सेम ही नंबर आ रहा है। और इसका ये बढ़ते हुए में है और ये घटते हुए में असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही नंबर आएंगे 4, 9 एंड 14। तो ये प्रोसेस इस पूरे केस में फॉलो होता है। बताइए इस प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ये प्रोसेस इस पूरे केस में फॉलो होता है। बताइए कोई दिक्कत है? सबका आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका वही सॉल्यूशन वाला पार्ट है, तो आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये वाला। सब लोग प्लीज एक बार ट्राई दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
आज मैं ये सीक्वेंस एंड सीरीज की शीट अपडेट कर दूंगा सेम जगह पे, फिर से चैप्टर बना दिया जाएगा क्वाड्रेटिक के साथ में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज उसको देख लीजिएगा वहां पे। सर 10 आ रहे हैं। क्या 10। क्या 10? अच्छा ये चीज देखना ध्यान से, ये यहाँ पे समीशन लगा हुआ है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। ऐड ही तो करनी होगी इसमें वैसे। हाँ ऐड ही करना है तो वही। सेम वैल्यू होगी ना, डिफरेंस 0 है तो। डिफरेंस कहाँ जीरो भाई? डिफरेंस तो नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है यार, नोट इक्वल। उसने डिफरेंस सेम नहीं बोला। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। A1 A2 A3 A4 A5। जल्दी किसी से हुआ? फिफ्टीन है सर। कितना आया? 15। कितना आया? 15 तरुण का आ रहा है। बाकी लोग सर 10 है, वो A3 की वैल्यू 2 दे रखी थी। क्या? 10 है इसका। 10 है आंसर। चलिए मैं बता देता हूं यार, टाइम भी होने वाला है तो इसे फिनिश करते हैं। देखो यार इसमें एक प्रॉपर्टी है यार, अभी मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि एक प्रॉपर्टी सर 10 जनरलाइज है। 10 है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे an, यहाँ पे an-1 चलेगा, यहाँ पे an-2 चलेगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का जो सम रहेगा ना यार, वो रहेगा सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम, फोर्थ टर्म एंड फोर्थ लास्ट टर्म का सम, फिफ्थ टर्म एंड फिफ्थ लास्ट टर्म का सम, और इस तरीके से चलता जाएगा।
मतलब पहली वाली टर्म और लास्ट टर्म को सम करोगे तो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर आएगा। इसे आप प्लीज नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में अभी भी ले चुका था। मान लेते हैं मेरे पास एक एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहली टर्म और लास्ट टर्म का सम आ रहा है 11। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट 2 + 9 भी 11, 3 + 8 भी 11, 4 + 7 भी 11, 5 + 7 सॉरी 4 + 7 भी 11 एंड 6 एंड 5 भी कितना आ जाएगा 11। अब कभी कभी इस केस में क्या होता है, आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिली थी यहां पे 10, कभी कभी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे मिल गई मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 + 9 आ जाएगा 10, 2 + 8 आ जाएगा 10, 3 + 7 आ जाएगा 10, 4 + 6 आ जाएगा 10। जो एक टर्म रह गई ना उसको आपको ट्वाइस करना पड़ता है, तब आपका आंसर आता है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ 5 भी कितना आ जाएगा 10। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म से उस इवन नंबर ऑफ टर्म से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम वाला प्रोसेस है एज इट इज चलता है। लेकिन जो ये आपकी टर्म होती है कौन सी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाले केस में, इसमें हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म फोर्थ लास्ट टर्म उन सबका सम कराना पड़ता है विच इज इक्वल टू 10। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। यहां तक इस कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताइए, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व हो जाएगा यार। इसका मतलब ये हुआ A1 A2 A3 A4 A5 ये सब AP में है, तो A1 + A5 का जो सम है वो A2 + A4 के बराबर आ जाएगा। और आप ध्यान से देखिए तो A3 जो है वो अकेला रह गया, तो उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो मतलब A3 ये A1 + A5 A2 + A4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ A3 कितना दे रखा है यार 2, तो ये आ जाएगा 4। इन सबको ऐड कर दो तो देखो A1 + A5 A1 और A5 का सम कितना आ गया 4, A2 और A4 का सम कितना आ गया 4, और जो टर्म बची A3 की वैल्यू ऑलरेडी 2 दे रखी थी। आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 4 + 4 + 2 = 10। बताइए किसी को कुछ पूछना है इसमें तो प्लीज बताइए, अगर डाउट नहीं है तो बताइए। क्या समझ आया सबको, कोई डाउट किसी को भी? विकास समझ आया बच्चे? यस सर। एकता समझ आया? तरुण समझ आया? यस सर। मेघा समझ आया? यस सर। ठीक है यार, तो ये प्रोसेस यहां तक है, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो अपना है वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा